हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट 6 जिसका नाम है 15 अगस्त के बाद का विश्व कैसा है। हमारे मतलब 15 अगस्त 1945 के बाद का विश्व, यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 के दिन, यानी 1945 के बाद का विश्व कैसा रहा, उसके विषय में यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े हुए असंख्य युद्धों के विवरण से इतिहास के पृष्ठ जो हैं वो भरे हुए हैं। यानी पिछले प्राचीन समय में बहुत जो भारत और विश्व के बहुत सारे देश जो हैं वो असंख्य युद्ध हुए हैं, जिसके यहाँ पे विवरण अगर विवरण करोगे आप तो बहुत सारे पन्ने भरे हुए हैं विश्व युद्ध से ही। फिर भी उन युद्धों में सदा अविस्मरणीय वैश्विक प्रभाव रखने वाले युद्धों में अधिकांशतः आधुनिक युग के दो महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का समावेश होता है। सबसे बड़े युद्ध के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु अपने कुछ सीमाओं के कारण वह असफल हो गई। ईस्वी सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हताश मनोदशा और भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वतंत्र की रक्षा के लिए प्रयासों की पुनः एक बार आवश्यकता समझाई। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 के दिन। अब संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दर्शाए गए हैं, जो उद्देश्य नीचे दिए गए निम्नलिखित हैं। पहला दस्तावेज देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, इसके लिए शांति के अवरोधक तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग के कृत्यों को दबा देने के लिए प्रभावकारी सामूहिक कदम उठाना। हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा हल निकालना, ये नंबर 1। दूसरा, आत्मनिर्णय तथा समान अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने, मतलब दोस्ती वाला संबंध को विकसित करने और विश्व शांति बनाए रखने के लिए उचित कदम को उठाना। नंबर 3, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मानवतावादी समस्याओं का निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। जाति भाषा लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत स्वतंत्रताओं या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव को उत्पन्न करना, यह तीसरा उसका दस्तावेज। नंबर 4, इन समान ध्येयों को सिद्ध करने के लिए कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच संवादिता लाने यानी बातचीत लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। इसी तरह दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजलि और चिर शांति की झांकना संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। ऐसा कहा जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक देश को दूसरे देश के बीच में जो प्यार भावना जो है वो बनाए रखना एवं तिलांजलि और चिर शांति की झांकना जो है ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। अगला हमें दिया गया शीत युद्ध जो 1945 से लेकर 1962 तक चला, इसका कारण और परिणाम यहाँ पे हम देखने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं के बीच नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया। युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे, मतलब ये सारे जो कंट्री युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे, परंतु युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति विचारधारा भिन्न होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से क्या हो गया, अलग पड़ गया। युद्ध के बाद समय ये दो महासत्ताएं विश्व राजनीति के केंद्रीय स्थान में रहकर दोनों ने विश्व में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सक्रिय प्रयास किए। इस अवधि के दौरान विश्व के दो सत्ता गुटों सैन्य गुटों में विभाजित हो गए। सत्ता के दो ध्रुव अमेरिका और रूस में केंद्रीकरण हो गया। इसलिए इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, द्विमुखी विश्व व्यवस्था के अवधि के रूप में, यानी जो सत्ता गुटों और सैन्य गुटों में रूस और अमेरिका विभाजित हो गए, इन दो ध्रुवों का केंद्रीकरण हुआ, जिसकी अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि कहा जाता है। ये पूरा याद कर लेना है। विश्व युद्ध के बाद इन दो महासत्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण न रहे, अच्छे नहीं रहे।
तब दोनों गुटों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ। सत्ता के लिए खींचतान और अत्यंत तंग परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत युद्ध की अवधि के रूप में पहचाना गया। यानी जब विश्व युद्ध के दौरान दो महासत्ता जो थे वो अलग पड़ गए, अमेरिका और रूस, क्योंकि रूस की शासन नीति कुछ अलग थी। यानी दोनों देश का उद्देश्य क्या था? विश्व पर राज करना, महासत्ता स्थापित करना था। इसके कारण के बीच में जो अमेरिका और रूस के बीच जो युद्ध चलता रहा, उस युद्ध मतलब उस जो अवधि को शीत युद्ध की अवधि के रूप में पहचाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुए। नाजीवादी जर्मनी और फांसीवादी इटली के विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजय हुई। अमेरिका और रूस दोनों विरोधी सत्ता गुट सैन्य गुट बन गए। मतलब इसमें शांति तो मिली, लेकिन अमेरिका और रूस जो है वो दोनों एक दूसरे के मतलब यहाँ पे दुश्मन बन गए। दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने और उनके बीच शीत युद्ध हुआ। किसमें? अमेरिका और रूस के बीच। सवाल ये भी पूछा जाता है शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अमेरिका और रूस के बीच हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस की विजय तो हुई, परंतु युद्ध में हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ता के रूप में अपना स्थान खो बैठे। युद्ध में हारे हुए जर्मनी, इटली, जापान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी तरह से बर्बाद हुए। युद्ध के पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन यानी रूस ने जर्मनी के पूर्व भाग के अतिरिक्त अन्य पूर्व यूरोप के देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया, बाल्टिक राज्यों पर सैन्य अधिकार जमाया। किसने जमाया? रूस ने जमाया। इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी, जिससे उन पर रूस का वर्चस्व रहा। इन अवधि के दौरान रूस ने अणु परीक्षण 1949 में करके एकमात्र अणुबम रखने वाला प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिका दलों ने मुक्त किया था, वहां धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हुई। सैन्य गुटों में बटा विश्व। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश एक दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हुई और गतिमान बनी। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। इनमें से कई सैन्य गुट निर्मित हुए, यानी नए उत्पन्न हुए, उजागर हुए। सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों का नाटो नामक संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1949 में बना। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए एक अन्य सैन्य गुट की स्थापना की गई, जिसे सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में यहाँ पे के रूप में जाना जाता है। अगला बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं इस सैन्य गुट के विरुद्ध रूस ने वार्शा संधि के नाम से सैनिक संगठन की रचना की। इस संगठन के अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और रूस सदस्य थे। मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से सीटो यानी सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी बगदाद समझौता नामक एक गुट निर्मित हुआ, परंतु इराक में क्रांति होने से वह गुट से अलग हो गया। बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया। अगला टॉपिक दिया है सशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों का सृजन करना यानी बनाना और उनका उपयोग करना। शीत युद्ध के दौरान समग्र विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र स्पर्धा शुरू हुई। शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंककर अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की 1945 में। इसके बाद 4 वर्ष में सोवियत यूनियन और रूस ने परमाणु परीक्षण करके अपना सर्वोपरिता सिद्ध किया। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने ईस्वी सन 1961-62 में घेराबंदी घोषित की। अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा के लिए सोवियत यूनियन ने अपना परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइलें जहाज कैरेबियन सागर में भेजा। दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे को परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्र अध्यक्षों के बीच पहली बार हॉटलाइन पर बात हुई, जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज करने का विचार वापस ले लिया और दोनों के बीच युद्ध होने से बच गया। इस घटना को क्यूबा
संकट कहा जाता था। क्यूबा संकट किसे कहा जाता है? क्यूबा यानी क्यूबा के अंदर वहाँ पे दोनों महासत्ता अमेरिका और रूस के बीच लड़ाई होने वाली थी, जिसमें उनके दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच पहली बार हॉटलाइन पर बात हुई, जिससे क्यूबा संकट टल गया, जिसे क्यूबा संकट कहा जाता है। इससे दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर संवाद का आदान प्रदान शुरू हुआ और दोनों महासत्ताओं के बीच गलतफहमी दूर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। इस कारण क्यूबा की समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। यानी जो शीत युद्ध शुरू हुआ उसके अंत की शुरुआत क्यूबा समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए। इसे परमाणु परीक्षण निषेध संधि के रूप में माना गया। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। साथ ही चीन ने भी संधि का हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। यह संधि एक दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी। फिर भी विश्व के 5 राष्ट्र अणु शस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के स्थायी यानी वीटो सत्ताधिकारी सदस्य राष्ट्र थे, जिसमें अमेरिका, रूस, ठीक है, ऐसे कुछ और यहाँ पे कह सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे देशों का समावेश हुआ, इजराइल वगैरह, ठीक है, चीन, ये सब का समावेश हुआ। परमाणु शस्त्र विघातक रासायनिक, जैविक शास्त्र, उन्हें दूरी तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपण रासायनिक मिसाइल के उत्पादन के अद्यतन टेक्नोलॉजी इन 5 राष्ट्रों के पास ही थी। मानव जाति की ही नहीं समग्र जीव सृष्टि के साथ अखिल विश्व का अनेक बार विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र के भय से विश्व भयभीत था, चिंतित था। 2 महासत्ताओं के बीच शीत युद्ध की तीव्रता घटने से यानी कम होने से उनके बीच संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर अंकुश रखने और कमी करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किया। भारत ने इन संधियों का स्वागत किया है, परंतु हमेशा निशस्त्रीकरण की पहल करता है। जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा, तब तक परमाणु शस्त्रों के खतरे से विश्व मुक्त नहीं हो सकता है। अगला टॉपिक दिया हमें एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के पराधीन देशों में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिशरों की भेदभाव की नीति के कारण आज़ादी के साथ ही भारत के 2 भाग हो गए। इस तरह भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए। आज़ादी की लंबी लड़ाई के पश्चात भारत देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को इसी तरह ब्रिटेन के साथ कई राष्ट्र संघर्ष करके स्वतंत्र हुए, यानी किससे? इंग्लैंड से आज़ाद हुए। उसमें म्यांमार और श्रीलंका 1948 में, इंडोनेशिया 1949 में स्वतंत्र हुआ। उसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी दौरान एशियाई देश लाओस, कंबोडिया भी स्वतंत्र राष्ट्र बने। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमारा भारत देश जो है वो 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था, जबकि पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ था। अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। अफ्रीका के कई देशों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का सुखद परिणाम आया। महायुद्ध पूरा हुआ तब केवल इबिसिनिया यानी इथियोपिया, राष्ट्रीय अफ्रीका संघ, इजिप्ट स्वतंत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बाद में एशिया के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन गतिमान हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। परिणाम स्वरूप 1951 से 1966 तक के 16 वर्ष के समय में अफ्रीका के 40 छोटे बड़े देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। साम्राज्यवादी सत्ता विश्व में अपना प्रभुत्व जोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने सत्ता टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए थे, परंतु कई देश इन 2 महासत्ताओं गुट या सैन्य के साथ न जुड़कर स्वयं स्वतंत्र रहकर अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते थे। इस प्रकार कुछ देश अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। अगला हमें दिया है गुट निरपेक्ष आंदोलन। विश्व के 2 महासत्ताओं में विश्व विभाजित हो गया। 2 विरोधी सत्ताएं सैन्य गुट अमेरिका और रूस के साथ कई राष्ट्र शामिल हुए और कई राष्ट्र शामिल नहीं हुए, यानी कि विश्व में किसी भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में न जुड़ने वाला राष्ट्र निर्गुट और उसके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति गुट निरपेक्ष नीति के रूप में जानी जाती है। विश्व में 2 महासत्ताओं के विचारधारा में जुड़े बिना तटस्थ
राष्ट्र एक दूसरे के सहयोग से परंतु अपने अस्तित्व के साथ सर्वगुण विकास करना चाहते हैं, जिसमें भारत भी है। इस तरह भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्नो, इजिप्ट के राष्ट्रपति कर्नल नारस, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो का गुटनिरपेक्ष नीति को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ। विचार विमर्श के अंत में इंडोनेशिया के बांटक में तटस्थ राष्ट्रों की एक परिषद आयोजित 1955 में हुई। इस परिषद में एशिया के 23 और अफ्रीका के 6 देशों में प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। परिषद में विश्व के गरीब देशों के बीच सांस्कृतिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने और साम्राज्यवाद का विरोध करने का ध्येय घोषित किया। इस परिषद में तटस्थ देशों के संगठन के स्वरूप और भावी कार्यक्रम निश्चित किए गए। 1961 में बेलग्रेड में आयोजित परिषद में विधि पूर्वक गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नॉन अलाइन मूवमेंट संस्था की स्थापना की गई। कब की गई? 1961 में। कहाँ पे की गई? तो बेलग्रेड के अंदर। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने मूल्यवान नेतृत्व प्रदान किया। नेहरू मानते थे कि कोई भी सत्ता गुट या सैन्य गुट में शामिल होने के बाद तटस्थ रहने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा अधिक अच्छी तरह से हो सकती है। भारत की यह मान्यता रही है कि विश्व का दो प्रतिस्पर्धी सत्ता गुटों या सैन्य गुटों में विभाजन जो है विश्व शांति के लिए खतरा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हानिकारक है। आज विश्व के सबसे अधिक देश गुटनिरपेक्ष गुट के सदस्य हैं। क्वालालंपुर में 13वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2003 में। अंतिम 4 दशक में विश्व स्तर पर अनेक घटनाएं घटी हैं। सोवियत संघ का विघटन होने से रूस का वर्चस्व कम हो गया। ये सोवियत संघ मतलब क्या? यानी रूस पूरा। अमेरिका ने उसका विघटन कर दिया। अमेरिका एकमात्र महासत्ता के रूप में मजबूत बना रहा। अलबत्ता विश्व के देशों की साम्राज्यवादी नीति घटती जा रही है। इन संयोगों में गुटनिरपेक्षवादी गुटों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तटस्थ राज्यों ने गुटनिरपेक्ष का नया अभिगम अपनाकर विश्व की राजनीति में उचित योगदान देने में सफल रहे हैं। विश्व में सर्वत्र शांति बनी रहे, युद्ध की घटनाएं ना बने, मानव समाज और राष्ट्रीयता की भावना बनी रहे तथा महासत्ता के निःशस्त्रीकरण अपनाने का विचार विकसित करे। इसके लिए नैतिक प्रभाव स्थापित करने में गुटनिरपेक्ष को सफलता मिली है। अगला टॉपिक दिया गया जर्मनी का विभाजन और एकीकरण किस प्रकार हुआ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध होने के शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसको? जर्मनी को। उस जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में भी ध्वंस हुआ। इससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ऋण टूट गए। ऐसा कोई नेता नहीं था जो जर्मनी को पुनः खड़ा कर सके। युद्ध समाप्त होने पर विजेता राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 प्रशासनिक विभागों में बांट डाला। उसकी व्यवस्था इस तरह की गई कि सोवियत यूनियन के लाल सेना यानी रेड आर्मी ने पूर्व भाग पर सैनिक कब्जा किया और इसीलिए पूर्व जर्मनी का संचालन सोवियत यूनियन को सौंपा गया। जर्मनी के नेतृत्व भाग का संचालन अमेरिका को और फ्रांस के नजदीक प्रदेशों का संचालन फ्रांस को और बेल्जियम से सटे हुए जर्मनी का विस्तार का संचालन ब्रिटेन को सौंप दिया गया। यानी इस प्रकार जर्मनी को कुल 4 भागों में बांट दिया गया। पहला सोवियत यूनियन, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा ब्रिटेन को सौंप दिया गया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी रूस और संकलित समिति के बीच विभाजित कर दिया गया। उनके बीच प्रशासनिक एकता के लिए संकलन समिति की रचना की गई। इस तरह से जर्मनी पर 4 देशों का प्रशासन स्थापित किया गया। सत्ता गुटों के बीच अविश्वास वातावरण खड़ा होने से सोवियत यूनियन ने पूर्व जर्मनी पर से अपनी सत्ता के चले जाने का भय लगने लगा। इसलिए पूर्व जर्मनी उसके पूर्व कहने में रहे। ऐसी कठपुतली सरकार स्थापित कर दिया। किसने कर दिया यहाँ पे? तो रूस ने कर दिया, जर्मनी पर यहाँ पे कर दिया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना संचालन अंतर्गत के पश्चिम जर्मनी के प्रदेशों का एकीकरण करके फेडरल रिपब्लिक ऑफ ईस्ट जर्मनी के रूप में निर्माण किया। पश्चिम जर्मनी के 3 विभागों का एकीकरण किया गया। उसी तरह बर्लिन के भी 3 विभागों को एक किया गया। इस प्रक्रिया के विरोध के स्वरूप में सोवियत यूनियन ने बर्लिन की नाकाबंदी घोषित की। परिणाम स्वरूप पश्चिमी देश और सोवियत यूनियन के बीच भारी तनाव पैदा हुआ। इस दौरान पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करने वाली 42 किलोमीटर
लंबी दीवार बनाई गई। पूर्व बर्लिन में रहने वाले जर्मन जूल्स और कठोरता पूर्ण वातावरण में से पश्चिमी बर्लिन के मुक्त और खुले वातावरण में भाग जाने वाले उतावले हुए तथा दो भागों में अपनी कुटुंबीजनों एवं स्नेहियों और मित्रों के पास पहुंच जाने के असंख्य घटनाएं घटने लगी। लोग दीवार कूदकर, जलमार्ग तैरकर पश्चिम बर्लिन में जाने के लिए मरणातक प्रयास करते। पूर्व जर्मनी को साम्यवादी सरकार को हटाने का प्रयास करने वाले लोगों को गोली मारने जैसे क्रूरतापूर्ण कदम उठाए गए। इसमें बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद 4500 दशक के समय में पश्चिमी जर्मनी ने खूब विकास किया और उसमें आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में सिद्धि प्राप्त की, जो जर्मन चमत्कार के रूप में जाना जाता है, मतलब जर्मन के चमत्कार। 1990 तक के समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक महत्वपूर्ण और दूरगामी परिणाम आए, जिसके कारण शीत युद्ध का प्रभाव मंद पड़ गया। साम्यवादी यूरोप के पूर्व देश और पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्रात्मक देशों के बीच का अंतर घटने लगा। उनके बीच अवरोध समान मजबूत आवरण अदृश्य होने लगा और परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच कड़वाहट खड़े करने वाले कोई मुद्दे अब नहीं रहे। इन दोनों देशों के बीच समझौता हुआ कि परिणाम स्वरूप दोनों जर्मनी का एकीकरण 3 अक्टूबर 1990 के दिन हुआ। बर्लिन की दीवार जो जर्मनी के लोगों के लिए दुख, वियोग, संताप और करुणा और क्रूरतापूर्वक और जो दोस्ती प्रतीक थी, उसे हर्ष और उल्लास से लोगों ने तोड़ दिया और जर्मन लोगों ने दिल से अपना आनंद व्यक्त किया। संयुक्त बने जर्मनी ने 1990 के बाद के दशक में तीव्र गति से प्रगति की। राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य, सामाजिक आदि क्षेत्र में प्रगति करके वह यूरोप का अत्यंत संपन्न देश बना है। कौन? जर्मनी। अगला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोवियत रूस का विघटन, यानी रूस का ही विघटन, शायद कह सकते हैं सोवियत संघ। 20वीं सदी के अंतिम दौर के दौरान सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्ष गोर्बाचोव के उदारवादी नीति के कारण सोवियत यूनियन की विचारधारा में आए परिवर्तन से सोवियत रूस का विघटन हुआ। सोवियत यूनियन का शांतिपूर्ण विघटन विश्व राजनीति की स्मरणीय घटना मानी जाती है। मिसाइल गोर्बाचोव सामरिक दल के नए महामंत्री के रूप में 11 मार्च 1985 में सत्ता में आए। वे उदारवादी विचारधारा के थे। रूस ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति की। वह अमेरिका महासत्ता के समान शक्तिशाली था उस समय। गोर्बाचोव की ग्लासनेस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका आर्थिक और सामाजिक सुधार की नीति के कारण सोवियत समाजवादी प्रजातंत्रात्मक संघ की स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होने से सोवियत संघ के घटक राष्ट्रों द्वारा एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रक्रिया शुरू हुई। धीरे धीरे सोवियत यूनियन के प्रशासनिक तंत्र पर साम्यवादी दल, अमलदारशाही और लाल सेना की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सोवियत यूनियन के विभाजन की प्रक्रिया 1990 में शुरू हुई और अंत में 15 राज्यों में से 14 राज्य स्वतंत्र होने से विघटन की प्रक्रिया हुई 1991 में, मतलब यहाँ पे पूरी हुई। अगला टॉपिक बच्चों यहाँ पे हमें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का योगदान। आज़ादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, काले गोरे के बीच रंगभेद आदि बुराइयों को दूर करने के लिए उसके विरुद्ध होने वाले आंदोलनों का भारत ने हमेशा समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र से भारत ने कोरिया के युद्ध में घायल सैनिकों की चिकित्सा के लिए दवाइयाँ, चिकित्सक टुकड़ी भेजी गई, जबकि गाजा, साइप्रस, कांगो, श्रीलंका आदि में निर्मित संकट के समय संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापक दलों में भारत ने अपने सैनिकों को भेजकर उन देशों में शांति स्थापित करने में सक्रिय कार्य किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में तथा संपूर्ण विश्व के लोगों में स्वतंत्रता और सुख समृद्धि के लिए तमाम प्रयत्नों को भारत में सक्रिय सहयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत करके भारत ने शांति की इच्छा व्यक्त की है। घातक शस्त्रों का उत्पादन बंद करके सैन्य संस्था घटाकर उस धन को विश्व के गरीब और भुखमरी से पीड़ित जनता के आर्थिक सामाजिक विकास करने की मांग ने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष हमेशा
किया है। इस तरह विश्व शांति भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। विश्व की शांति भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो विश्व शांति। एक सवाल के लिए, एक मार्क्स के लिए सवाल पूछा जा सकता है। विश्व शांति के लिए राष्ट्र राष्ट्र के बीच संयोग, विश्वास, समझदारी के वातावरण स्थापित करने के लिए भारत ने सतत यानी हमेशा ही प्रयास किए हैं। अब इस टॉपिक में हम यहाँ पे जानेंगे कि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध कैसा है, उसके विषय में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत का अमेरिका के साथ संबंध। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका दोनों प्रजातंत्रात्मक देश हैं। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच अनेक समानताएं होने पर भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भारत ने किसी भी सत्ता गुट में शामिल न होकर गुटनिरपेक्ष नीति को स्वीकार किया है, जो यूनाइटेड स्टेट्स को अच्छा नहीं लगा। उसे आशा थी कि भारत लोकतंत्रात्मक गुट से शामिल होगा, परंतु भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई क्योंकि उसे अपनी आर्थिक स्थिति विकसित करनी थी। जम्मू कश्मीर के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के सत्ता गुट और सैन्य संगठन के साथ जुड़ा, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को स्वीकार की थी। इस कारण से भी भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच अच्छे संबंध नहीं विकसित हो सके। भारत ने परमाणु शस्त्र संबंधी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि सर्वग्राही परमाणु परीक्षण संधि और सर्वग्राही परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर भारत हस्ताक्षर करे, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने आग्रह किया था, इसलिए भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। परंतु ये दोनों संधियां भेदभाव और राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक होने से भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। अपने इरादों और आग्रह की अवहेलना होने पर यूनाइटेड स्टेट्स भारत पर नाराज हुआ, जबकि भारत ने पोखरण यानी राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया परमाणु बम का 1998 में। तब उसने गंभीरता से लिया। भारत के विरुद्ध कई प्रतिबंध लगाए जो समय बीतने पर नरम पड़ा। आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में भारत को अमेरिका की सहायता मिलती रही। हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 सितंबर 2001 को हुई आतंकी हमले के बाद दोनों देशों में सुधार आया। भारत ने भी आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, इस बात को वह अब स्वीकार करने लगा है और दोनों देश को बीच प्रगाढ़ संबंध बनने की इच्छा रखता है। सितंबर 2014 और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से मुलाकात ली और संयुक्त राष्ट्र की महासत्ता को भी संबोधित किया था। यूनाइटेड अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी 2015 को भारत के 66 यानी 66वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य मेहमान के रूप में आए थे। भारतीय गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। साथ ही फरवरी के अंदर हमारे भारत में इस समय 2020 की फरवरी में बराक ओबामा आए, जो कोरोना काल से पहले, उसके कुछ ही दिनों बाद यानी मार्च में ही कोरोना लॉकडाउन लगा दिया गया। तो कह सकते हैं उससे भी बहुत कोरोना ज़्यादा बढ़ा हुआ हमारे गुजरात में, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे। और इस तरह भारत और अमेरिका के संबंध सौहार्दपूर्ण हो रहे। आतंकवाद की समस्या पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रध्वज चिंतित हैं। अगला टॉपिक है भारत और सोवियत यूनियन अर्थात रूस के बीच का संबंध। भारत में बड़े उद्योग स्थापित करने में, रक्षा के क्षेत्र में सुसज्जित होने में सोवियत रूस ने आर्थिक और तकनीकी मदद की है। भारत की कश्मीर की समस्या पर सोवियत यूनियन ने भारत का पक्ष लिया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में कश्मीर के मसले पर भारत विरुद्ध प्रस्ताव न हो, इसके लिए अनेक बार वीटो सत्ता का उपयोग किया गया। कश्मीर समस्या पर वैश्विक स्तर पर भारत के मत का समर्थन किया है। इस तरह से रूस और भारत के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। भारत और पड़ोसी देश के साथ संबंध। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ईस्वी सन 1948, 1965, 1971 में 3 बार युद्ध हुए, जिसमें हर बार पाकिस्तान की पराजय हुई। दोनों देशों के बीच तस्कंद समझौता और शिमला समझौता होने पर भी पाकिस्तान इन समझौतों का निष्ठापूर्वक अनुसरण
नहीं करता। 1999 कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपनी समझ से क्या शांतिपूर्ण ढंग से समाधान लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगला हमें दिया गया कि भारत चीन, तो हमारे जो पड़ोसी देश के साथ संबंध थे, जिसमें हमने पहला देखा भारत पाकिस्तान, दूसरा हमारा पड़ोसी देश है चीन। तो उसके विषय में भी यहाँ पे हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत और चीन के बीच संबंध कैसा, ऐसा कहा जा सकता है कि भारत चीन के बीच संबंधों की शुरुआत 1954 में हुई। चीन ने जब सीमाओं का नक्शा प्रकाशित किया तब भारत और चीन के संबंधों में दरार पड़ी। इन नक्शों में चीन ने भारत का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपने में दर्शाया, जिससे भारत ने उसका कड़ा विरोध किया। जाहिर सी बात है, कोई आपके घर को अगर अपना घर बताएगा तो आप कड़ा विरोध करेंगे। उसी तरह भारत ने भी चीन का कड़ा विरोध किया। भारत और चीन के बीच सीमा दर्शाने वाले मैकमोहन रेखा को चीन ने अस्वीकार किया। इससे दोनों देशों के बीच मतभेद शुरू हुआ और चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जिस प्रदेश को उसने अपने प्रदेश के रूप में दिखाया था उस पर कब्जा किया। भारत ने सीमा की रक्षा के लिए सेना भेजी और चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया और इस तरह से युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रश्न को हल करने के लिए मंत्रणाएं आयोजित की जाती हैं, परंतु कोई समाधान नहीं हो सका। फिर भी अंतिम दशक के दौरान भारत चीन के बीच परस्पर सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होते रहे हैं। साथ ही भारत ने हमेशा दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हमेशा क्या किया, हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है। किसने? चीन ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के प्रधानमंत्री जिनपिंग के बीच रिवर फ्रंट अहमदाबाद में सौजन्यपूर्ण मुलाकात हुई। साथ ही बच्चों आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, उसका जो भी इंजीनियर्स वगैरह थे वो चीन से ही बुलाए गए थे। सारा चीन ने ही, मतलब चीन के इंजीनियर लोगों ने ही बनाया है। भारत बांग्लादेश, तो कह सकते हैं भारत बांग्लादेश मतलब भारत के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, भूटान के साथ भी अच्छे संबंध हैं। तो देखते हैं यहाँ पे बांग्लादेश में बहुत संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की। ईस्वी सन 1971 में एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ। उसमें पहले यह पाकिस्तान का हिस्सा था। एक नवोदित राष्ट्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश और आर्थिक, तकनीकी और भौतिक साधनों की बहुत अधिक मदद की, परंतु कुछ बातों में भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद हुआ। गंगा नदी के पानी के उपयोग और विभाजन के संबंध में हुई चर्चा का समाधान किया गया। अतिवृष्टि, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने बांग्लादेश की पर्याप्त मात्रा में मदद की है। दोनों राष्ट्रों के बीच 2015 में विवादित भूमि क्षेत्र और उस क्षेत्र के लोगों की नागरिकता के संबंध में समस्या का निराकरण की बातचीत हुई। अगला है भारत भूटान का संबंध। भारत ने भूटान के साथ स्थायी शांति और मित्रता की संधि की कब की? 1949 में की। भूटान ने भी रक्षा और विदेश नीति में भारत को विश्वास में लेना स्वीकार किया। भारत ने भूटान को दूरसंचार और यातायात के विकास में मदद देना स्वीकार कर संबंध को मजबूत बनाया। प्रधानमंत्री नेहरू ने भूटान की मुलाकात ली थी 1958 में। भारत के राष्ट्रपति ने भूटान की मुलाकात ली, कब ली? 1970 में। भूटान को यूएन यूनाइटेड नेशन का सदस्य बनाने में भारत ने मदद की। 1971 में भारत भूटान के संबंधों में कभी भी कटुता नहीं आई, मतलब संबंध में किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की मुलाकात ली थी जून 2014 में। उस समय प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा था कि भारत प्रगति करेगा तो उसके प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ोसी देश पर भी पड़ेगा। दोनों देशों के पारस्परिक सुरक्षा संबंधित सहयोग पर संतोष व्यक्त किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला बच्चों दिया भारत श्रीलंका के बीच संबंध। श्रीलंका के साथ भारत का संबंध बहुत पुराना है। प्राचीन से भारतीय, विशेष रूप से तमिल लोग बहुत अधिक समय से श्रीलंका में बसे हुए हैं, वहाँ स्थायी हुए हैं। वह लोगों की नागरिकता का प्रश्न दोनों के बीच मतभेद का मुद्दा बना है, परंतु दोनों देशों में समझौता द्वारा हल करने का प्रयास किया गया। श्रीलंका के तमिल संगठन और श्रीलंका के सरकार तमिल समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करे, ऐसी भारत की इच्छा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की मुलाकात ली 13 मार्च 2015 को। श्रीलंकन तमिल असरग्रस्तों के पुनर्वास के लिए 27,000 मकान भारत के आर्थिक सहायता से बनवाए हैं। आज श्रीलंका के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंध हैं। भारत और नेपाल और भारत के बीच संबंधों का आरंभ देशों के बीच किए गए समझौते से हुआ, जो 1950 में हुआ। इन समझौतों के अनुसार दोनों ने एक दूसरे के सार्वभौम और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा को स्वीकार किया है तथा दोनों देश के नागरिकों के एक दूसरे के देश में मुक्त आह्वान को मान्य रखा है। नेपाल के सामाजिक आर्थिक विकास में भारत ने बड़ी मदद की है। नेपाल के बहुत से
विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ नेपाल में से होकर भारत में आती हैं। बरसात के मौसम में उसमें भारी बाढ़ आता है, इसलिए भारत को बहुत अधिक नुकसान होता है। नदियों की बाढ़ को रोकने के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता करने का प्रयत्न करता समझौता करने के लिए भारत प्रयत्न करता है। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया। उसमें 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इस भीषण दुर्घटना में भारत ने बचाव राहत पुनर्वसन में नेपाल की मदद की। भारत अफगानिस्तान के साथ महत्वपूर्ण संबंध रखता है। अफगान के नरसृजन में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है, यानी अफगान का नया सृजन करने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण योगदान है और उसके आर्थिक सामाजिक उत्कर्ष के लिए भारत आर्थिक मदद की है। प्राकृतिक आपदा के समय भारत ने आर्थिक मदद की है। अफगान के पार्लियामेंट हाउस का निर्माण भारत ने ही किया है। साथ ही बच्चों आपको बता दूं कि अफगान के बहुत सारे बच्चे जो है हमारे इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भी आते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडिया में आते हैं। भारत म्यांमार के बीच का संबंध। भारत का म्यांमार यानी बर्मा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे भारत के लोग, हिंदू लोग रहते हैं। भारत की आज़ादी के बाद म्यांमार को स्वतंत्रता मिली 1948 में। तब से दोनों देशों के बीच मैत्री संपूर्ण संबंध बना रहा। आज़ादी के बाद म्यांमार ने भारत से विकास हेतु आर्थिक सहायता की मांग की। भारत ने तत्कालीन सहायता प्रदान की, क्योंकि भारत म्यांमार को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता था। भारत की विदेश नीति का उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। यद्यपि प्रसंगानुसार पड़ोसी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, फिर भी भारत ने सह-अस्तित्व की प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार सबल होने पर भी अपने से छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के आर्थिक नीति को प्रभावित किए बिना पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपको मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को बताइए। गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या, वो समझाना होगा। साथ ही शीत युद्ध यानी अमेरिका और रूस के बीच के जो होने वाले जो युद्ध थे, जैसे शांतिपूर्ण वाला, तो वो शीत युद्ध के अंदर आया है। साथ ही बच्चों यहाँ पे सैनिक गुटों में नाटो, सीटो और वर्षा के विषय में जानकारी ये है। उसके बाद जर्मनी का विभाजन और एकीकरण किस प्रकार हुआ वो। साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 1, द्वितीय विश्व युद्ध के महासत्ता के बीच को तनाव क्यों बने। गुट निरपेक्ष के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या विचार रखते थे। साथ ही क्यूबा का संकट क्या, ये भी हमने पढ़ा। सोवियत यूनियन का विघटन किस प्रकार हुआ, ये बहुत ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा है आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। साथ ही विधानों के कारण दीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के लिए विश्व की नींव रखी गई, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण देना, क्यों रखी गई। क्यूबा के संकट को शीत युद्ध के अंत के आरंभ क्यों माना जाता है, वो भी। तब उस समय क्या हुआ था, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष और दूसरा कौन था, रूस के राष्ट्राध्यक्ष, दोनों के बीच में बातचीत हुई हॉटलाइन पर, जिससे क्यूबा के संकट को मतलब यहाँ पे संकट रुक गया। तो आशा है आप सभी बच्चों के वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तन्वीर सर को इजाजत। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।